कक्षा 9 हिंदी। हम क्षितिज पुस्तक के अंदर दो बैलों की कथा यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहानी का एक भाग है वहाँ हमने पढ़ लिया था कि जो झूरी का साला है वह किस प्रकार से उन बैलों को लेकर जाता है और बैल मशक्कत करते हुए वापस अपने गंतव्य उस स्थान पर वापस झूरी के पास में आ जाते हैं। फिर उनकी स्त्री यानी झूरी की पत्नी और उन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव और कुछ बहस होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम कहानी का इसी के आगे दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो अपनी पुस्तकें है वो सभी अपने पास में रखेंगे और कहानी सरल भाषा में ही है, फिर भी पुस्तक पास में रहती है। केवल वीडियो देखने से मतलब नहीं है। वीडियो केवल सुनोगे देखोगे तो समझ में इतना नहीं आएगा जितनी पुस्तक पास में होना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ कहानी का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, क्योंकि पहली बार में तो वे बैल पगहिया तोड़कर और रस्सियाँ तोड़कर बेड़ियाँ तोड़कर आ गए थे। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले तो पकड़ कर लेकर गया था, लेकिन इस बार गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था, लेकिन मोती ने एक बार गाड़ी को गिराना चाहा, मतलब वे जाने के लिए तत्पर नहीं थे या जाने के लिए तैयार नहीं थे। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। उसने, ठीक है, झूरी के साला गया ने कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी व सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। मतलब बहुत बड़े बड़े उनके प्रेम और उनको स्नेह से वहाँ रखता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। कि आहत सम्मान तो यहाँ गया के रूप में कुछ पीड़ा झेलनी ही थी और उस पर सूखा भूसा खाने को मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन, अब ये दूसरा दिन प्रारंभ होता है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वहाँ मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। उनकी जिद थी कि वो वहीं पर बैठे रहेंगे और पांव न उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वे तो अपने उस मालिक के लिए काम किया करते थे, जो उनसे स्नेह प्रकट करता था, उन्हें स्नेह देता था। देखिए, जानवर की एक विशेषता होती है कि वे बात भी उन्हीं की मानते हैं जो उनसे स्नेह और प्रेम भाव प्रकट करते हैं। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने समझाया, हालांकि मोती जो है वहाँ, देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता जो सेनानी यानी जो सीधे साधे हमारे भारतीय है, उनके संदर्भ में उनका प्रतीक ये बताए गए हैं कि कौन सीधा है। तो सीधा है तो वहाँ किस स्वतंत्रता है वो ऐसे सहज में नहीं मिलती है। मैं बार बार आपको जो पाठ की जो भूमिका है या पाठ का जो मूल हेतु है वो समझाने का प्रयास बीच में कर रहा हूँ, ताकि पाठ को एक कहानी की तरह केवल नहीं समझना है हमें। ठीक है, कि स्वतंत्रता है वहाँ सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ कौन प्रयास कर रहा है, कौन सीधे साधे के रूप में प्रतीक के रूप में है, वो हमें समझ में कहानी में आ जाएगा। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी।
पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, ऐसा दृश्य था। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ये आपस में जो बैल है वे आपस में इस प्रकार की जो बातें हैं वह करने लगे। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको अंडरलाइन कर लेना। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हमारा जिस प्रकार से पशु धर्म है या जो हमारा जो आत्मीयता का धर्म है, कर्तव्य है, वह यह नहीं कहता। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। हीरा को बार बार समझा रहा था, लेकिन मोती है वो ऐंठ में आ गया था। आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, क्योंकि पहले से ही मोती ने तो सोच लिया था कि अगर ये मारपीट करेगा और आपकी बार मारेगा तो हम भी इसको सींगों से मार देंगे। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी मुनासिब है। मसलहत उर्दू शब्द है, मैंने पहले ही बता दिया है। प्रेमचंद की जो भाषा के अंदर उर्दू और फारसी के शब्दों का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, जैसा कि उनको बार बार रोजाना मिल रहा था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब देखिए वो लड़की कौन है, क्या है, वो आपको भी कहानी में आगे पढ़ेंगे। जब प्रारंभ से पढ़ रहे हैं अभी तक तो नाम नहीं आया था, लेकिन उस लड़की का अभी परिचय आगे आएगा। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में को मानो भोजन मिल गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उस जगह पर, जब तक जहाँ उनको मारपीट या मार ही मिल रही थी, ऐसी जगह पर आज किसी ने स्नेह प्रकट किया है। ये जानकर उनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बैल के लिए 1 रोटी मायने नहीं रखती है। जो भोजन होता है वो उनका हैवी होता है, ये कह सकते हैं भारी होता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। क्योंकि उसे प्रेम नहीं मिलता था, मार छटकार मिलती थी, इसलिए इन बैलों से उसे अत्यधिक प्रेम हो गया था। पशुओं के प्रति आत्मीयता होना, ये देखा, जैसा कि हम चित्र देख सकते हैं। हमारे सामने यह चित्र दिया है। 2 बैल है, हीरा मोती, ये उनकी कुटिया है, घर है और ये बांधे हुए हैं बाहर की तरफ। ये लड़की है बैरों की जो 2 रोटियां लिए हुए, ऐसा एक चित्र बताया गया है। तो इस चित्र के द्वारा हम उस कहानी के चित्रात्मक भाषा को समझ सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। दोनों फिर दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। ये प्रक्रिया है वहाँ निरंतर चल रही थी। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान है स्थान पर, जहाँ पर वो चित्र में अभी बताया गया है वहाँ। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। ये उस बालिका का, इस लड़की का एक दिनचर्या हो गई थी हमेशा के लिए। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह था वहाँ से निकलने का, विद्रोह था उस मारपीट के खिलाफ आवाज़ उठाने का। एक दिन मोती ने मुख्य भाषा में कहा, देखिए पशुओं की भाषा होती है, अपने उस भाषा के अंदर वहाँ बातें करते हैं। एक जाबिर हुसैन लेखक हुए हैं, पक्षी विज्ञानी हैं। तो जाबिर हुसैन की हम पुस्तक पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान पक्षी विज्ञान की, तो वहाँ भी पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार की पशुओं और पक्षियों की भी भाषा होती है। तो उस पुस्तक के माध्यम से हमको पता लगता है। अब तो नहीं सहा जाता हीरा, ऐसा मोती ने कहा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा,
एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा मोती सोचने लगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी अगर हमने पैरों को मार दिया सींग तो मालकिन को न फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है सौतेली माँ उसकी, उसके लिए कहा गया है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, इसे भूले जाते हो। देखिए, मोती के अंदर जो स्वभाव बताया गया है वहाँ आत्मीयता, संवेदनशीलता, प्रेम, ममत्व, ये भाव बताया गया है। थोड़ा क्रांतिकारी स्वभाव है मोती का। तो तुम तो किस तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये किसका कथन है? हीरा का। इसका एक उपाय है, मोती ने कहा। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। धीरे धीरे चबा चबा कर और फिर हम रस्सी को तोड़ लेते हैं और फिर भाग निकलेंगे। ऐसा उन्होंने एक योजना बनाई। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। निकलने का प्रयत्न तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया था वहाँ से, आज़ादी का, मुक्ति का। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब प्रेम प्रकट करने का एक भाव होता है पशुओं में। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे तुम्हें। ऐसा बालिका ने कहा। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, वहाँ से हिले भी नहीं। अब देखिए, पशुओं में भी किस प्रकार का भाव होता है, अपनत्व का भाव। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं थी। बैलों के अंदर सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ऐसा बालिका ने एक अपने मर्जी से ही एक योजना बनाई इस प्रकार की। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला, घर के अंदर से बैलों को पकड़ने लगा, चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लिए लौटा। दोनों मित्रों को भगाने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। कहते हैं कि जो पीछे मार पड़ती है तो जैसा भी हमें आगे रास्ता मिलता है वैसे वैसे वो हम चले जाते हैं। तो जानवरों के साथ, उन दो बैलों के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब दूर दूर तक पीछे कोई नहीं था दौड़ने वाला या पीछा करने वाला। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं हम। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वहाँ अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कि उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया है बस हमारे प्रति, लेकिन हम उन्हें किस प्रकार यानी क्यों मार देवे? यह हमारा धर्म नहीं है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं, मतलब मटर खाते खाते यूँ आहट जैसे ही कोई आती थी तो उनको लगता था कि कोई हमें पकड़ने आ रहा है, ये डर था उनके मन में। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, एक अपनी खुशी प्रकट करने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, ओ, अरे हमारी मनुष्यों की डकार ऐसी होती है, ठीक है ना, बैलों की अलग प्रकार की रहती होगी। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब एक दूसरे पर खेलने लगे। ठेलने का मतलब मनोरंजन करना, खेलना, प्रेम प्रकट करना। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वहाँ खाई में गिर गया। ये झगड़ा नहीं था, ये उनके खेलने का। तब उसे भी क्रोध आया,
संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, मतलब सींगे आपस में मिलाने लगे। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया कि कहीं हमारे आपस में झगड़ा ना हो जावे, ऐसा सोचकर उसने अपनी सींगे हटा ली। तो ये कहानी का हमारे दूसरा भाग है, ये हमने पढ़ लिया है आज। कहानी का तीसरा भाग हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इतना ही। एक बार जितना भी आज हमने 2 पृष्ठ पढ़े हैं वो एक बार आप वापस से पढ़ लीजिएगा, तीसरा भाग। और इस प्रकार से जो चौथा भाग है वह भी हम अगली बार में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों को हम अगली बार में पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा। तो आइए हम कुछ पीछे प्रश्नों की तरफ नज़र डालते हैं। अगर अभी तक के अंदर कुछ प्रश्न आ गए हैं तो, जैसा कि आपको ये पूर्व में एक प्रश्न दिया था कि दोनों बैलों को घर से क्यों निकाला गया, वहाँ उसका क्या हुआ, ये आप प्रश्न आपने कर लिया होगा। एक प्रश्न आपको यहाँ दूसरा करना है गृह कार्य के अंदर। देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यहाँ एक आपको करना है। उसके बाद में एक चौथा प्रश्न करना है गृह कार्य में कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन विशेषताओं, स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ये कहानी के हमें प्रारंभ में मिल जाएगा। तो दूसरा और चौथा ये 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के अंदर करने हैं। तो तब तक के लिए इस पाठ को एक बार वापस से जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लिएगा और इन 2 प्रश्नों को कर लिएगा और उसको हमें याद करने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़िए, शब्दार्थों को पढ़िए, कहानी को पूरा भी पढ़िए। पूर्व में देखिए पढ़ते हैं तो कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। और ये 2 प्रश्नों को आपको गृह कार्य के अंदर करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। आगे जो क्लास हमारी आएगी उसके अंदर हम तीसरे और चौथे भाग को हम कहानी 2 बैलों की कथा को पढ़ेंगे।